एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवोल्यूशन एरा। दिस इज प्रज्ञा भास्कर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री नीट की हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आपकी कुछ स्कूल और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आपकी जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है कुछ लॉ बनाती है कंट्री को चलाने के लिए। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। ऐसे ही आपके स्कूल में भी आपके कुछ लॉज और रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होने के लिए कुछ लॉ के अंडर ही उस केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं हम, जिसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ लॉ बताए हैं। ठीक है, तो हमारे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमारे पास 5 लॉ है उसके। तो फर्स्ट है आपका जो हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकेंड जो है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और आपका लास्ट है लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब एक एक करके हम इस लॉ को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? देखो, यहाँ पे मास की बात की जा रही है, मतलब मास ही कुछ कंजर्व हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें मास ना ही तो क्रिएट होता है, ठीक है, ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें, अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि अगर मैं ले लूं A प्लस B, जो है A और B आपका रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, AB प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला साइड हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट है ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन में, और ये जो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका रिएक्टेंट का मास, अगर यहाँ पर रिएक्टेंट का मास, जैसे कि A का मास कुछ हुआ 40 हुआ और B का मास हो गया आपका 60। ठीक है, तो इन दोनों का अगर सम करोगे तो ये 100 ग्राम आया। ठीक है, अब वैसे ही आपका यहाँ पर भी इसका कितना था, 40 और 60, तो यहाँ पर आपका 100 ग्राम आया। तो जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है, दोनों क्या है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है किसके, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका जो मास, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें मास ना ही कोई क्रिएट होगा और ना ही आपका डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, बस यहाँ पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन में जब भी आपका रिएक्शन हो रहा है, एलिमेंट से कंपाउंड बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास तो सेम रह रहा है बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि वन फॉर्म चेंज इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होगा बट यहाँ पर मास हमेशा सेम रहेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका वाटर बनाते हैं। ठीक है, पहले बट इसमें हमको देखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ठीक है, अब यहाँ पर 2, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। हम बैलेंस करने के लिए एक और
है तो उसमें आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ आ जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 2, बट यहाँ पर क्या है पूरे में 2 हाइड्रोजन और है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने लगाया था, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4। वैसे ही आपका ऑक्सीजन का कितना होता है मास, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है। तो 16 × 2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो ये टोटल कितना आ गया 36, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का फिर से मास 1 है तो 2 1 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। 16 + 2 हो गया 18 और 18 × 2 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये मास क्या है आपका 36 ही है, और यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट का भी मास 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर मास क्या है, मास हमेशा कांस्टेंट ही है, ठीक है। मतलब मास कांस्टेंट है, तो इधर जैसे रिएक्टेंट का 36 है तो उधर भी 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं। देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 32, ठीक है। और वैसे यहाँ पे कार्बन का फिर से 12 और 16 × 2 32, ठीक है। इसको प्लस करो कितना आएगा 44 ग्राम, इधर भी आपको कितना है 44 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों का जो मास है वो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा लॉ जो कि है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो साइंटिस्ट थे वो कौन था, इस लॉ को किसने बताया, प्राउस्ट, ठीक है। प्राउस्ट जो है साइंटिस्ट, उन्होंने इस लॉ को बताया। तो क्या कहता है ये लॉ, ये देखते देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन ऑब्टेन बाय डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट आर सेम, है ना। मतलब आप किसी कंपाउंड को डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं, बट उसमें जो आपका कंपाउंड का जो भी कंपाउंड है उनके बीच का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड। कंपोनेंट के बीच का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। वैसे ही आप वाटर की बात कर रहे हैं, अगर आप H2O की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखो A + B जो रिएक्टेंट मिलकर हमारे क्या बना रहे हैं, A भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका A का मास हो गया आपका 4, इसमें 6 हो गया। अब इसको आप ब्रेक करोगे 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। तो इसमें कितना है 2:3 के, इसमें आपका ये कंबाइन होगा। तो इधर भी अगर आप देखोगे तो 4 और ये 6, 2 2 4, 2 3 6, तो इधर भी आपका सेम है 2:3 में ही आपका A और B कंपाउंड जो है फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको एग्जांपल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारे क्या बना रहे, रिएक्शन हो रहा है, इनके बीच ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप कार्बन का मास देखो तो कितना होता है 12 होता है। वैसे ही अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास हमको पता ही है 16, और इसमें ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 16 × 2, तो ये 12, 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। अगर आप इसको फिर से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12 और 4 8 ये आ गया 3:8, ठीक है। अब इधर देखो आप यहाँ पर कार्बन का वैसे 12 है, ऑक्सीजन का 16 × 2 32 है। अब इसको भी ब्रेक करो 4 3 12, रेशियो 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन हो रहे हैं 3:8 में, ठीक है। वैसे ही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किस रेशियो में फिक्स्ड रहेगा, उसका रेशियो मतलब उसकी जो कंपाउंड है वो हमेशा 3:8 में ही कंबाइन होगी। कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं पर उसका जो रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रेशियो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो हमेशा 3:8 में ही कंबाइन होगी, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं वाटर का, आपके H2 और O2 मिलकर हमारे क्या बनाते हैं H2O, ठीक है। तो इसमें जैसे बैलेंस करिए इसको, पहले ये हो गया यहाँ पे 2 और ये 2, ठीक है, तो बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे अब देखो 2 यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन का, 2 1 सा 2 और ये हो गया 2 2 सा 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 16 × 2, मास होता है 16 और 2 एलिमेंट है तो ये 32 हो गया। अब इसको ब्रेक करो, 4 1 सा 4 और 4 8 सा 32, ठीक है, 1:8 आ गया। अगर हम इधर देखें प्रोडक्ट में तो ये कितना हो जाएगा 2, इसका 2 1 सा 2 हो गया और ये 2 2 सा 4 हो गया। वैसे ही ऑक्सीजन का 16 तो होता है बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 16 × 2 हो जाएगा 32, ठीक है। इसको फिर ब्रेक करते हो आप तो 4 1 सा 4 4 8 सा 32, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं 1:8, ठीक है। हमेशा अगर आप देख लेंगे कि किसी भी जगह का अगर वाटर देखते हैं, यहाँ पे हम सी वाटर ला लें, ठीक है, उसमें भी अगर H2O सी वाटर उसमें भी आपका 1:8 रहेगा। रेन वाटर भी लाएंगे हम लोग तो रेन वाटर में भी 1:8 रहेगा। पॉन्ड वाटर देख लेंगे उसमें भी आपका 1:8 रहेगा। मतलब आप कहीं का भी वाटर लो, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट, इसलिए इसको हम लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेशियो हमेशा क्या रहता है फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लो एक बार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन, है ना, कंपाउंड जो ऑब्टेन हो रहा है डिफरेंट सोर्सेज से बट रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट है कंपाउंड में वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा थर्ड लॉ जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड लॉ जो कि है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। हमने अभी 2 लॉ देख चुके हैं इससे पहले, ठीक है। हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉ देख चुके हैं। इसके बाद हमारा है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको हमारे किसने दिया था, साइंटिस्ट जो है जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस लॉ को बताया है। डाल्टन जो है उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बताई है जिसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग का इस लॉ को आपको बताया है जॉन डाल्टन ने बताया है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 एलिमेंट कंबाइन टू form more than one compound then the different mass of other element which combine a fixed mass of other element with a simple ratio to one another, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल से, जैसे कि आपका कोई भी 2 एलिमेंट हैं ए और बी, ये आपके क्या बना सकते हैं मोर देन वन, कितने भी कंपाउंड बना सकते हैं ना ये। तो देखो ये बनाता है जैसे ए बी और यहाँ पर ये बनाया आपका AB2, ठीक है। तो जो एक आपका एलिमेंट होगा उसका मास तो हमेशा क्या रहेगा, जैसे ए यहाँ पर दोनों 1 1 है, ठीक है, तो इसका मास हमेशा सेम रहेगा। अब सेकेंड वाला एलिमेंट जो है वो डिफरेंट मासेस का है, ठीक है। जैसे बी की बात करो, यहाँ पर B1 है B2 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि जो एक एलिमेंट के साथ जो दूसरे वाले एलिमेंट है वो फिक्स्ड वाले एलिमेंट के मास के साथ ही कंबाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर ए के मास और बी का मास फिक्स्ड है बट सेकेंड वाले का क्या है डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट मासेस के हैं ये एक दूसरे के। और अगर आप देखोगे यहाँ पर ए का मास कितना है, यहाँ पर अगर 4 ले तो यहाँ पर 4 है, बी का मास यहाँ पर फिर ये वाले एलिमेंट में ए का मास यहाँ पर अगर 4 होता है तो 4 है, ठीक है। अगर बी की बात करें, अगर बी का मास मान लो 6 है तो यहाँ पर जो बी का मास है फर्स्ट वाले में 6 है बट सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा 6 × 2 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी का जो मास है उसका रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा 6 1 + 6 और अगर इसको आप यहाँ पे m1 ले लो इसके मासेस का रेशियो तो हम लोग ये निकाल रहे हैं m1/m2, ठीक है। तो यहाँ पर 6/12 कितना आ जाएगा 6 1 + 6 6 2 ये आपका 1:2 आएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अदर एलिमेंट है वो सिंपल होल रेशियो के
फॉर्म में ही कंबाइन होंगे। जैसे यहाँ पर अगर ये 6 है तो ये इसका हमेशा 1 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स सेकेंड वाले का, ठीक है। तो ये हमेशा जो ये बी अदर एलिमेंट जो बी है उसके मासेस सिंपल होल रेशियो के फॉर्म में कंबाइन होंगे। भाई उसका 1 मल्टीपल में होगा या 2 मल्टीपल में होगा, फर्स्ट वाले का सेकेंड, ठीक है। इसी को हम लोग सिंपल होल रेशियो का फॉर्म में कंबाइन होना बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल से देखेंगे तो देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल फिर से देखें। ठीक है, देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले तो ये मिलकर क्या कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, ये हुआ H2O और आपका एक बना सकते हैं H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर बना सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बना सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं फर्स्ट वाले में, इसका मास होता है 1, तो 2 1 जा 2 हो गया, और वैसे ही इसमें 1 तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन जो है फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट है, हो गया, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन को देखें तो इस वाले में ऑक्सीजन का कितना मास है 16, और ऑक्सीजन का वाली एलिमेंट है तो 16 1 जा 16 ही होगा ये। और इसमें देखो ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू आपका क्या हो जाएगा 2, मतलब इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है 32, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसमें फिक्स्ड मास वाला तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हमको जो डिफरेंट मास वाले का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा m1/m2, तो ये कितना आएगा 16/32, ठीक है। तो ये 16 1 जा 16 और 16 2 जा, तो इसका क्या आ गया 1:2, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो डिफरेंट मास वाले जो आपके एलिमेंट है, 2 एलिमेंट अगर कंपाउंड बना रहे हैं तो इसमें फिक्स्ड मास वाले तो ये हैं, पर सेकेंड वाले किस रेशियो में कंबाइन होंगे 1:2, ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पर अगर ये सिंपल होल रेशियो के फॉर्म में ही कंबाइन होंगे, जैसे कि आपका ऑक्सीजन ये वाले में अगर 1 है तो वो वाले में 2 होगा, वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, मल्टीपल्स में बढ़ते जाएगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनाते हैं, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस वाले में देखो कार्बन क्या है फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पर कार्बन जो होगा उसका मास कितना होता है 12, और इस वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12। अब इसमें ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन इसमें क्या होगा 16 इंटू 2 हो जाएगा, ये 32, और इसमें ऑक्सीजन आपका 16 हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप सेकेंड वाला जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है उसका रेशियो अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा 2:1, ठीक है। 16 1 जा 16 16 2 जा ये, ठीक है। तो अगर आपका ये वैसे ही बढ़ते जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। तो इस ऐसी रेशियो में ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर ये 16 है तो ये कितना है इसका 2 टाइम्स हो गया, 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये सिंपल होल रेशियो के फॉर्म में कंबाइन होता है कार्बन, इसका जो डिफरेंट वाला जो मास का एलिमेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1, ठीक है। 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड देन द डिफरेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंट मासेस वाले जो एलिमेंट है विच कंबाइन अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है, जो कि आपके फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, वो सिंपल रेशियो के फॉर्म में होंगे अदर वाले जो आपके डिफरेंट मास के जो एलिमेंट है उसके साथ, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये लॉ भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अब हम लोग के जो हम लोग ने आज 3 लॉ देखे, जिसमें आपने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद जो हमारे 2 लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।